International Monetary Fund released its global economic outlook, warning of slowing growth ahead. 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला मुल्क, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जो कि कुछ ही महीनों में चाइना को बीट करके दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 21वीं सदी और इसके बाद की आने वाली सदियों में भी इंडिया ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क रहेगा। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे में जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया पर छाई है, इसने सबको हैरान करके रख दिया है। एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2006 में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक डाटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में इंडिया में करीबन 2 करोड़ लोग गुर्बत से निकल आए हैं। बाज़ तज्जियाकार इंडिया को नेक्स्ट चाइना भी कह रहे हैं। आखिर पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया की तेज तरीन इकोनॉमी की लिस्ट में टॉप पर आ गया है? और क्या वाकई इंडिया अगला चाइना बनने जा रहा है, या फिर वो इकोनॉमिकली चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है? क्या ये सब वाकई हकीकत है या फिर सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा? और इस सब में पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, हजारों साल तक इंडिया सब कॉन्टिनेंट दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्री में से एक था। 16वीं सदी तक पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इसी सब कॉन्टिनेंट के थ्रू होती थी। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने 200 साल तक इंडिया पर राज किया। इसके बाद उसे इस हाल में छोड़ा कि गोल्डन बर्ड कहलाने वाला मुल्क 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और हर तरफ गरीबी और भूख के डेरे थे। हजारों साल से इकट्ठे रहने वाले एक दूसरे के गले काट रहे थे। खैर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए। 1.5 साल बाद ही बॉर्डर के उस पार चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों की शुरुआत लगभग एक जैसी ही थी, जहाँ ये तीनों मुल्क रिसोर्सेज की कमी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थे। वहीं हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया मुसलसल तरक्की के एशियन टाइगर बन रहे थे। चाइना इस वक्त सिंगापुर की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। चाइना के ऑफिशियल सिंगापुर जाते ताकि वहाँ पर सिंगापुरियन मॉडल को स्टडी कर सकें। अब सिंगापुर और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। सिंगापुर की आबादी चाइना की आबादी का 0.5% भी नहीं। मगर एक चीज जो चाइना के लीडर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो ये थी कि किस तरह सिंगापुर ने एक अथॉरिटेरियन रजीम में इतनी ज्यादा तरक्की की। अब सिंगापुर की स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है। एक गरीब मुल्क जिसकी आधी से ज्यादा आबादी नशे की आदी थी, चंद ही सालों में एशिया और फिर दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन गया। नाज़रीन, चाइना ने बड़ा क्लोजली सिंगापुर को फॉलो करना शुरू कर दिया। 1978 में इस वक्त के चाइनीज लीडर डिंग याओपिंग ने चाइना में ओपन पॉलिसीज अनाउंस कर दी। मतलब फॉरेन कंपनीज अब चाइना में बहुत ही आसानी से कंपनी सेटअप कर सकती थी। चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज था एक बहुत ही बड़ी और सस्ती लेबर फोर्स। नाज़रीन, ये था इंडस्ट्रियल तरक्की का दौर और फैक्ट्रीज को सस्ते वर्कर्स ही तो चाहिए थे। इसीलिए 1980s और 90s में चाइना में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बूम आया। सारे लो एंड प्रोडक्ट्स जैसा कि खिलौने, प्लास्टिक और लेनन वगैरह के प्रोडक्ट्स चाइना शिफ्ट हो गयी। इस जमाने में चाइना की एनुअल ग्रोथ 10% तक जा पहुंची। यही वो टाइम था जब इंडिया ने अपने दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए खोल दिए और 1991 से इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर आ गया। दूसरी तरफ यही वो टाइम था जब पाकिस्तान मार्शल लॉ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गहरे बादलों में घिर चुका था। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर रही थी। हर 2 से 3 सालों के बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। एक अजीब सी आंख मचोली चल रही थी। हर नई आने वाली गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू कर देती थी। जब पॉलिटिकल सेटअप इतना वीक हो तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। यही वो एरिया है जहाँ इंडिया पाकिस्तान पर बाजी ले गया। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया पाकिस्तान के साथ ही आजाद हुआ और तकरीबन एक जैसे ही हालात में, मगर आज तक वहाँ पर कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी भी इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया और इसलिए वहाँ की पॉलिसीज में वक्त के साथ साथ बेहतरी आती रही। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो इंडिया को मिला वो ये था कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी जुबान बोलने वाला मुल्क है, जहाँ पर तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग इंग्लिश न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। यही वजह थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एशिया में इंडिया एक बहुत ही डिजायरेबल कंट्री बन गया। इंडिया को जो दूसरा बड़ा सबसे एडवांटेज मिला वो है एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें तकरीबन 58% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। 1950 में चाइना की आबादी ऑलमोस्ट 55 करोड़ थी और इंडिया की तकरीबन 35 करोड़। लेकिन पिछले 70 सालों में ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
जिसमें यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इंडिया की आबादी में 20 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। इतनी बड़ी मैन पावर के साथ इंडिया चाइना को सस्ती लेबर में कंपटीशन दे रहा होगा, बल्कि इसकी शुरुआत तो काफी हद तक हो भी चुकी है। इंडिया की स्टेट तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा एप्पल के लेटेस्ट आईफोन के कंपोनेंट बना रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला कंट्री बन जाएगा, और कुछ ही वर्ष पीछे चले जाएं तो आईफोन की प्रोडक्ट को चाइना कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा था। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 20 से 30 सालों में इंडिया में ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग मिडिल इनकम क्लास में शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, इतनी बड़ी मिडिल क्लास पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जब ये लोग पैसा खर्चेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, कैश फ्लो साइकिल एक्सपेंड होगा और इकोनॉमी मजीद ग्रो करेगी। इसीलिए कई इकोनॉमिक तज्जियाकार का ये भी कहना है कि 2027 से 2030 के दरमियान इंडिया जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। और पिछले 5 सालों में इंडिया को ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिली हैं जो पहले चाइना को मिली थी, और ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल वर्कशॉप बनने जा रहा है। बड़ी पॉपुलेशन के बाद जिन चीजों ने इंडिया को ग्रो करने में हेल्प की, इसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटाइजेशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रोसेसेस बहुत सी स्पीड से होते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, जैसा कि नेशनल रोड नेटवर्क, जो कि 2014 के बाद 50% इंक्रीज हुआ। इसी तरह एयर फैसिलिटीज 50% इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से फ्रेट ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ रही है। सस्ती इंटरनेट फैसिलिटीज, स्मार्टफोन्स और डाटा तक इजीली एक्सेस, सिंगल टैक्स रेगुलेशन और सस्ती टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये हैं वो फैक्टर्स जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। इन्हीं सब सहूलियात की वजह से इंडिया में एक जबरदस्त स्टार्टअप कल्चर आया है। आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया में 2022 के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूनिकॉर्न के 107 यूनिट्स हैं, जबकि पाकिस्तान में रिपोर्टेडली सिर्फ एक लोकल यूनिकॉर्न है। नाज़रीन, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $26 बिलियन का प्लान लॉन्च किया है, और आखिर में वो 3 करोड़ इंडियंस हैं जो दूसरे कंट्रीज में काम करते हैं और वापस इंडिया में अपनी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं। 2021 में इंडिया को $90 बिलियन की रकम बाहर से आई थी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि इंडिया सभी कामों में अच्छा है। अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान की तरह बहुत स्ट्रगल कर रहा है और इसे काफी काम करना होगा। 2014 में चेन्नई में नोकिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 8000 वर्कर्स जॉबलेस हो गए। इस प्लांट के बंद होने की वजह थी टैक्स डिस्प्यूट, जिसकी वजह से काफी फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती हैं। 2018 के बाद मोदी सरकार ने इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाए, जिसकी वजह से काफी कंपनीज दोबारा सस्ती लेबर के लिए चाइना की तरफ देख रही हैं। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में गरीबी कम हुई, मगर अभी भी ये गैप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 2020 में पब्लिश होने वाले नेशनल हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक 9% आबादी के पास कंप्यूटर है, जबकि 18% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है और सिर्फ 8% लोगों के पास ही अपनी गाड़ी है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 27 करोड़ इंडियन शदीद गुर्बत का शिकार है। नाज़रीन, ये वो एरियाज हैं जहां इन दोनों मुल्कों को बहुत सख्त काम की जरूरत है। अभी तक इंडिया के प्रोग्रेस पेपर से ग्राउंड तक ट्रांसलेट नहीं हो पाई। इसी तरह 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25% इंडियन बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18% के दरमियान है, अपनी जबान में कुछ पढ़ लिख नहीं सकते। बेरोजगारी भी इंडिया का बहुत बड़ा मसला है। बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है और यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। अभी रिसेंटली कैपिटल स्टार्टर नामी एक मैगजीन में ये स्टेटस पब्लिश हुए कि पाकिस्तान में तकरीबन 4000 PhD होल्डर्स बेरोजगार हैं और यही बेरोजगारी बढ़ते क्राइम रेट की सबसे बड़ी वजह है। इंडिया में चूंकि आबादी बहुत ही बड़ी है, इसीलिए बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और कोरोना वायरस के बाद तो ये बेरोजगारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एक स्टडी के मुताबिक 2021 में इन एम्प्लॉयड ग्रेजुएशन की तादाद 19.3% थी, जबकि ये रेशियो 2020 में 15.1% रही और 2019 में 14.9% थी। मतलब पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद लोगों के लिए नौकरियां ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह करप्शन में इंडिया और पाकिस्तान बुरी तरह पिटे हुए हैं। इंडिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया का 50वें नंबर पर करप्ट मुल्क है, जबकि पाकिस्तान 14वें नंबर पर आता है। इसके अलावा इंडिया में बहुत बड़ा मसला है कास्ट सिस्टम, जहां हर निचली जात के लोगों को कई सहूलियात से महरूम रखा जाता है, जो कि मजहबी दंगे फसाद का सबब बनती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कास्ट वगैरह का तो सिस्टम नहीं, मगर हाँ फिरका वारियत अरूज पर है। मजहबी जनूनियत, तासब और बेजमीरी इन दोनों मुल्कों का बहुत बड़ा मसला है और इन तीनों चीजों से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल लीडर्स की होती है। मगर दोनों मुल्क इस मामले में बहुत बदकिस्मत रहे हैं। दोनों मुल्कों के करप्ट लीडर्स ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वोट की खातिर एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है, जात पात और धर्म के नाम पर, दुश्मनी के नाम पर ऐसे गहरे बीज बोए हैं कि 70 साल से दो मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ दुनिया कहां से कहां पहुंच गई,
वर्ल्ड वार में एक दूसरे के करोड़ों आदमी मारने वाले यूरोपियन कंट्रीज भी अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। आज से 80 साल पीछे जाएं तो कोई सोच नहीं सकता था कि दोनों मुल्क एक दूसरे के ऐसे सख्त दुश्मन होंगे कि कभी एक दूसरे की करेंसी और वीजा भी इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, मैं दोनों कंट्रीज के यूथ से ये कहना चाहूंगा कि अपने अपने वतन पर फख्र जरूर करें, अपने मुल्क से मोहब्बत जरूर करें, मगर आपस के इख्तलाफात को दुश्मनी में मत बदलें। पास में जो कुछ हो चुका वो हो चुका, अब आगे बढ़ने का वक्त है। दोनों मुल्क अब किसी मजीद जंग को नहीं सह सकते। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों कंट्रीज के यूथ अब ये हालात बदलेगी, ये नफरत के बादल छटेंगे और चेंज जरूर आएगा और इसमें इन दोनों कंट्रीज का फ्यूचर है। थोड़ी देर है मगर अंधेर नहीं। नाज़रीन, इस वीडियो का इख्तिताम इसी बात पर करते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत शिद्दत से एक लंबे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जरूरत है। एक आजाद फॉरेन पॉलिसी अपनानी होगी जहाँ सिर्फ मुल्क को फायदा होना चाहिए। और नाज़रीन, इंडिया चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन गरीबी को खत्म करने में इसे हर हाल में चाइना से आगे निकलना होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।